हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि एनसीईआरटी 360 डिग्री शशि शरण सर के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जो कि हम अपने तैयारी को कम समय में पूरी कर सकते हैं दोस्तों। तो क्लास 6-7 मैंने कंप्लीट कर लिया है और क्लास 8 के चैप्टर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और हाँ दोस्तों, मेरे अगर ये एफर्ट्स, मेरी ये वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैप्टर 10 है कानून और सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी मजदूर को दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन से क्या तात्पर्य है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी ही दिया जाता है। बी, इस कानून के तहत मजदूरों का शोषण भी किया जाता है। सी, इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनत का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों का उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दिया जा सकता। न्यूनतम वेतन में हर साल कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इस कानून के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूनतम वेतन के कानून के जरिए निम्न में से किन के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का भी शोषण न हो। ए, मजदूर, बी, उपभोक्ता, सी, उत्पादक, डी, उपयुक्त तीनों। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। एनसीईआरटी की लाइनें सेम है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान में निम्न में से कितने आयु के कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ए, 12, बी, 10, सी, 14, डी, 16। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 14। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, कम मेहनताना पर काम करने या अनुबंध या बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में नहीं रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि ए, किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या ऑप्शन बी, बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सी, उपयुक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्ति या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के लिए अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों को पड़ताल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबा या चाय की दुकान आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर कब पाबंदी लगा दी थी? ए, अक्टूबर 2005, बी, अक्टूबर 2006, सी, नवंबर 2005, डी, सितंबर 2006। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 2006। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सन 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल के उम्र के 1.2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं।
इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसाय में हैं। 2006 के अक्टूबर महीने से सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबों या रेस्तरां में या चाय की दुकान आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम में संशोधन करके अब यह प्रावधान किया गया है कि इतने छोटे बच्चे को नौकरी पर रखना एक गंभीर अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह से 2 साल तक की सजा और या 10,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे घरेलू नौकर के तौर पर काम करने वाले बच्चों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए योजना बनाएं। अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु केवल इन्हीं 3 सरकारों ने ऐसी योजनाएं प्रकाशित की हैं। इस कानून के पारित होने के 1 साल से भी ज्यादा समय बाद आज 74 यानी आगे की लाइनें एनसीईआरटी में होंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम कानून के अंतर्गत जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो जुर्माना के तौर पर ऑप्शन ए 6 से 12 माह तक जेल की सजा और 25,000 से 50,000 रुपए तक, बी 3 से 2 माह तक जेल की सजा और 10,000 से 20,000 रुपए तक, सी 6 से 8 माह तक की जेल की सजा या 5,000 से 10,000 रुपए तक, डी 4 से 6 माह तक जेल की सजा और 25,000 से 50,000 रुपए तक। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी की लाइनें सेम ही है दोस्तों जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना निम्नलिखित में से किस तिथि को घटी? ए 2 जनवरी 1982, बी 2 दिसंबर 1984, सी 2 फरवरी 1981, डी 2 फरवरी 1983। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 दिसंबर 1984। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, नियम 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। पाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे बाइक तो इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीला गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना निम्नलिखित में से कौन गैस रिसने से लगी थी? इथाइल साइनेट, इथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी जहरीली गैस को एक और किस नाम से जानते हैं? ए सिक, बी पिक, सी मिक, डी इक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मिक। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भोपाल गैस त्रासदी से सम्मिलित दोषी कंपनी यूनियन कार्बाइड का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, अमेरिका। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अमेरिका। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनियन कार्बाइड कंपनी ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? ऑप्शन ए विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है, बी हमारे भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में बहुत ज्यादा समय तक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सी भारत जैसे देश में सुरक्षा मानक कानून बहुत ढीले थे और उसमें भी उस सुरक्षा कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया जिसके चलते ये विदेशी कंपनियों को यहाँ आकर कंपनी खोलने में बहुत आसान हो गया। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियां के भारत आने का कारण एक यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं बल्कि यहाँ के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्चों से ज्यादा जरूरत नहीं होती। इस तरह के ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती है।
लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 84 के बीच मिग संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूरों का पद ही खत्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए निम्न में से किस मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए, सुभाष कुमार बनाम दिल्ली 1992। ऑप्शन बी, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। सी, सुभाष कुमार बनाम इलाहाबाद 1991। डी, सुभाष कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1992। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय ने डैश ईस्वी के बाद अपने फैसले में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन अब सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। 1995, 1998, 1993, 1992। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफी गिरावट आई है, लेकिन सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों, कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सरकार ने निम्न में से कौन कदम उठाए हैं? ए, किसी भी रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। ऑप्शन बी, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहनों पर रोक लगाकर अब ईंधन के रूप में सीएनजी का इस्तेमाल करने का आदेश देते हैं। सी, खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाकर जिससे पर्यावरण में वायु प्रदूषण ना फैले। डी, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए और उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिए जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। वहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं और मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहनों पर रोक लगाकर अब ईंधन के रूप में सीएनजी का इस्तेमाल करने का आदेश देते हैं। खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाकर जिससे पर्यावरण में वायु प्रदूषण ना फैले। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन देश अपने यहाँ कीटनाशक एस्बेस्टोस बनाने वाले या जस्ते व शीशे से संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उपयुक्त तीनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों।
एनसीईआरटी की लाइनें हैं, विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकसित देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमजोर कानूनों का फायदा उठा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रख सके। दक्षिण एशियाई देश खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान कीटनाशक एस्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखाने को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है तो उसे डैश कहा जाता है। उत्पादक, निवेशक, उपभोक्ता, यूनियन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उपभोक्ता जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है, कई बार व्यक्ति अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं, उसे डैश कहते हैं। उत्पादक, निवेशक, उपभोक्ता, यूनियन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उत्पादक ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है, कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं, उदाहरण के लिए किसान। दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 भी कंप्लीट होता है। क्लास 6, 7, 8 हमने कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट सेशन में हम क्लास 9 की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। एंड दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।